हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसद के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं? संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जो राज्यसभा का वर्णन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। और संसद का वही वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। ये है हमारा संसद भवन, जिसे ऊपर से देखने पर ये ऐसा लगता है। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और ये है संसद की लाइब्रेरी। ये है हमारा सेंट्रल हॉल, जिसमें राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, वो अपना लेक्चर यहीं पर देते हैं। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो भी बैठक होती थी इसी सेंट्रल जोन में होती थी। ठीक है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के 3 अंग है, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। संसद जो है संघीय सरकार विधायी का अंग है। संसदीय जो शासन प्रणाली है वो अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। ये संसदीय शासन प्रणाली ली कहाँ से गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना और प्रक्रिया, शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और निम्न सदन, जिसे लोकसभा कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है तो वह तभी पारित होगा जब वो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब। वरना वह जो बिल है पारित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 250, जिसमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा ये 12 जो सदस्य हैं मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या देखेंगे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से जो 233 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जाएंगे, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। इसमें अधिकतम जो सदस्य की संख्या है 250 है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। और जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित होते हैं। ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक। जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। यह एक स्थायी सदन है, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो सदस्य होते हैं वे सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए जो होता है राज्यसभा जो होती है कभी भी भंग नहीं होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 83(1) के तहत। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है।
अनुच्छेद 89(1) के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 89(2) के तहत। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो चुना जाता है। वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। अनुच्छेद 90 में हम लोग क्या देखेंगे? अनुच्छेद 90 में हम लोग उपसभापति के जो पद हैं रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 90 में किया गया है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह पद रिक्त कर देगा। सभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद को त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? 14 दिन पहले ही जो राज्यसभा का उपसभापति है उसे 14 दिन पहले ही ये बता देना पड़ता है कि वो जो है अब अपने पद से, उसका जो पद है वो रिक्त होने वाला है। ये सूचना 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का जो प्रस्ताव है पारित करके राज्यसभा का जो उपसभापति है उसे हटाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं। उसके पास विशेष शक्तियां हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत इस प्रकार का जो कानून है वो केवल 1 वर्ष तक ही प्रभाव में रहता है, परंतु जो राज्यसभा है वो चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है राज्यसभा में 14 दिन के लिए आता है। कितने दिन के लिए? केवल 14 दिन के लिए ही आता है। यदि 14 दिन के भीतर वो जो विधेयक है वह वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझ लिया जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को की गई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार? 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन इन जो अधिवेशन है इसमें केवल 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा का जो वर्णन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 552 होनी चाहिए, लेकिन अब संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन हैं उनका आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 550 कर दी गई है। यहाँ देखें तो जो पहले जो 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या थी तो उसमें जो 550 सदस्य थे वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते थे, और जो 2 होते थे वो क्या होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। यहाँ हम लोग जान लेते हैं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। तो इसमें जैसे जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने क्या किया था? तो भारतीय महिलाओं से शादी भी उन्होंने कर ली थी, तो इसके कारण जो भी उनके बच्चे हुए वे भारत में क्या कहलाए? एंग्लो इंडियन। ठीक, इसमें 550 सदस्य चुने जाते थे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें से जो 530 सदस्य थे वो कहाँ से चुने जाते थे? राज्यों से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते थे। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है अब खत्म कर दिया गया। तो जो अब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 550। अब हम लोग वर्तमान में भी देख लेते हैं सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 543, क्योंकि 2 जो सदस्य चुने जाते थे वे एंग्लो इंडियन चुने जाते थे जिन्हें हटा दिया गया है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत।
543 में से जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाएंगे और जो 13 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है। तो हम जैसा जानते हैं कि अगस्त 2019 में क्या किया गया था, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। कौन कौन सा, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में बांट दिया गया था। तो जैसा कि अब इसमें जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य चुने जाते थे और जो लद्दाख है वहां से 1 सदस्य चुने जाते थे। तो ये जो 6 सदस्य हैं अब इनको भी तो राज्य से हटा के कहाँ शामिल कर दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो राज्यों में अब चुने जाएंगे वो 524 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य चुने जाएंगे। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया पीछे, लोकसभा संसद का कैसा सदन होता है, निम्न सदन होता है और इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 530 + 20 यानी कि 550 होनी चाहिए। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये प्रावधान लागू किया गया कि 2026 तक, कब तक, 2026 तक जो लोकसभा है और विधानसभा की जो सीट है उसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है 543 है, जैसा कि हमने आपको पीछे अभी बताया है। जो 500 सदस्य वो कहाँ से, राज्यों से, और 19 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है उनके लिए सीट कितने हैं, तो उनके लिए कुल 84 सीट आरक्षित किए गए हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब देखते हैं लोकसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात इसमें जो सदस्यों का चुनाव होता है जनता इनका चुनाव करती है। लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और क्या शर्त है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर लोकसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने पर है, लेकिन किसी भी प्रकार का आपातकाल आ गया तो जो संसद है, ठीक है, वो क्या करेगी, लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकती है, केवल 1 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक उसमें वृद्धि नहीं किया जा सकता है। जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/10 यानी कि 55 सदस्य होने चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो अधिकतम जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 550 होती है। तो क्या यहाँ कितना बोले, कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इसका मतलब जो 55 सदस्य हैं वो लोकसभा में अनिवार्य हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, कुछ उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार जो लोकसभा है अपने एक अध्यक्ष, जो लोकसभा है उसमें अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके रूप में शपथ लेते हैं, तो ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में।
ये एक लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, ये नहीं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में लेंगे। ठीक, अध्यक्ष जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। यहाँ जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र ये देंगे। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। ठीक, लोकसभा को जो है बहुमत पारित करके जो होता है हम लोग उसके सीट से हटा सकते हैं, लेकिन यह जो सूचना है उसको 14 दिन पहले ही देना अनिवार्य होता है। कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग जान लेंगे यहाँ पर। तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118(4) के तहत। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर बने थे, और उपाध्यक्ष कौन था? एम अनंत सैनम आयंगर। कौन था? एन अनंत सैनम आयंगर थे। प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष बने वो जीवी मावलंकर बने, और उपाध्यक्ष कौन बना? एम अनंत सैनम आयंगर। पहली जो महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। कौन बनी थी? मीरा कुमार। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा का क्षेत्र कहाँ है? मलकाजगिरी, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में है। और तथा सबसे कम मतदाताओं वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहाँ है? वो लक्षद्वीप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में। और सबसे छोटा कहाँ है? चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है। अब हम लोग देखेंगे जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको किस किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं वो, तो ये भी देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। प्रथम सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग भी किया जा सकता है। युवाओं का सदन। राज्यसभा देखेंगे, उच्च सदन कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चर्चित लोगों का सदन। द्वितीय सदन, स्थायी सदन। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और बड़ों का सदन। अब हम लोग देखेंगे जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसका जो कार्य होता है वो किस प्रकार से और कौन कौन से समय पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 11 AM से लेकर 2 PM तक राज्यसभा और लोकसभा का जो कार्य होता है वो सेम होता है। फिर 2 PM से लेकर 6 PM तक जो लोकसभा है वो अपना उधर अलग काम करेगी और राज्यसभा अपना अलग काम करेगी। तो हम देखते हैं 11 AM से लेकर 12 PM तक क्या चलता है? प्रश्नकाल चलता है। 12 PM से लेकर 1 PM तक शून्यकाल चलता है, और 1 PM से लेकर 2 PM तक लंच चलता है। ये जो तीनों कार्य है राज्यसभा और लोकसभा में एक साथ चलता है। अब 2 PM से लेकर 5 PM तक जो राज्यसभा में है विधि निर्माण विधेयक पारित किया जाता है, और 2 PM से लेकर 6 PM तक जो लोकसभा है उसमें सरकारी कार्य और विधायी कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।